लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम रथ पे और मैं हूं आपके मेहनत का सारथी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। ये 3 पार्ट में टोटल आया है मॉडर्न हिस्ट्री और बीपीएससी का पीवाईक्यू। और इसके पहले मैंने इसका एंशंट और मेडिवल दोनों का भी डाल दिया है एक प्लेलिस्ट बनाकर अपने इस चैनल पे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस सेशन को कंप्लीट करा दो और जल्दी ही करा दो। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस चीज़ को जल्दी ही कराऊंगी और पूरा कंप्लीट कराकर ही इसे छोड़ूंगी। मैं आश्वस्त करती हूँ आपको। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कंप्लीट करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी जो टॉपिक है कौन सा है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। पहला क्वेश्चन है, द स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो ये है 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो दिल्ली पहुंचे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, उन्होंने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया था। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे? तो ये लिखे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था? तो किसकी दृष्टि में था ये? तो ये था जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में, जवाहरलाल नेहरू जी की दृष्टि में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च से अप्रैल 1942 और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? तो पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। और पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक अगस्त क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन जीरो आवर आपसे पूछ सकते हैं कि किससे संबंधित है? तो आपको बताना होगा कि ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था। लगभग समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। नेक्स्ट, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पास किया गया था। तो ये कब पास किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को पास हुआ था और फिर 9 अगस्त को ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो ये कहाँ कैद किया गया था? आगा खान पैलेस, सरोजनी नायडू के साथ।
यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखिए सरोजनी नायडू शहीद पूना के आगा खान या पूना में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया था? बंबई के पूना में। नेक्स्ट, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस स्थिति के अध्यक्ष थे, तो उस समय स्थिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके अध्यक्ष थे। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जी.बी. पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष और सैयद महमूद आसफ अली, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। तो ये किसने किया था? ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया और आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामा नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो ये भागलपुर। सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो भागलपुर। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर बिहार में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो ये किया था नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया। इस पर पटना के कलेक्टर डब्ल्यू जी आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। ठीक है, और तथा अनेक घायल हो गए। तो ये कांड जो हुआ था ये 11 अगस्त को हुआ था 1942। और हुआ कहाँ था? तो हुआ था यहाँ विधानसभा पटना सचिवालय स्थित जो पटना स्थित जो सचिवालय भवन के सामने जो बिहार विधानसभा है उनकी इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया था। और कलेक्टर कौन थे उस समय? तो कलेक्टर थे डब्ल्यू सी आर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जो कि नेतृत्वहीन था? तो आपको बताना होगा कि ये भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन था और यहाँ पे सबको ऑपरेशन 0R के तहत ये सबको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है भारत छोड़ो। प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आजादी से हम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिग्गंत होंगे। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने और भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। देखिए 78 बीपीएससी में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्या? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? तो चर्चिल। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो ये क्या था? उषा मेहता ने। नेक्स्ट, एक एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ये आंसर इसका है डी। और इसमें देखिए, इसमें चुनना है कि कौन सा दंगा अपने क्षेत्र के सबसे अधिक व्यापक रहे। तो उसमें 1 और 4 है, ठीक है, बिहार और संयुक्त प्रांत। तो बिहार और संयुक्त प्रांत के जो दंगे थे वो सबसे अधिक व्यापक रहे। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत, मतलब यूपी को ही संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस टाइम पे, में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहां भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों जैसे नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, ये सब थे। इनको अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अगस्त 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए? तो ये लाए गए थे पटना। योगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही इन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया था। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो ये दीपावली का टाइम था। देख लेते हैं, आंसर है डी, ये दिवाली का टाइम था। इस टाइम पे वो भागे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो अभी मैंने बताया कि जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं यानी हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था, मतलब उनको जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग में, तो वो कौन थे? तो एक तो थे, देखिए, ये हैं शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी समेत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार व रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, कौन सा जिला था? तो पटना बहुत ज्यादा प्रभावित था उस टाइम पे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध
क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। मद्रास और बंगाल जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, और बिहार की अगर बात की जाए तो पटना सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? देखते हैं। आंसर है ए, भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर भारत छोड़ो आंदोलन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार ना हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए। इसमें थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के नाम प्रमुख हैं। नेक्स्ट, आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आजाद दस्ता गठित कर आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ए और दूसरा आर, मतलब स्टेटमेंट एंड रीजन है। देख लेते हैं इसका। ये पहला है स्टेटमेंट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, क्योंकि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, बट इसका रीजन जो है ये रॉन्ग है। तो कथन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, बस ये सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कथन ए सत्य है, किंतु कारण आर जो है असत्य है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो ये बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था। एक्सप्लेनेशन है, जगत नारायण लाल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो ये थी श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी थी, जो कि स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार विधान परिषद की सदस्य भी बनी। नेक्स्ट, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? तो ये दिया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आर के तहत सरकार द्वारा प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और दमन चक्र प्रारंभ कर दिया गया। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव सहाय ने 1942 में ही महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक को 9 दिसंबर 1946 को में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और स्थायी सदस्य कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे हुआ क्या था कि बहुत सारी राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, तो वो कौन सा नहीं सम्मिलित है वो बताना है। तो वो है रैती सरकार और खेरा गुजरात, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। यानी प्रति सरकार बना था यहाँ सतारा महाराष्ट्र में, प्रजामंडल बना था तालचर उड़ीसा, और जातीय सरकार बना था तामलुक बंगाल। और ये बीपीएससी 70 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, रिसेंटली पूछा गया। चलिए आगे देख लेते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। पहला, सरकार सतारा महाराष्ट्र। नाना पाटिल के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार स्थापित की गई थी। दूसरा, प्रजामंडल तालचर यानी कि तालचेर उड़ीसा। तो उड़ीसा तालचेर में कौन सा मंडल बना था? तो प्रजामंडल सरकार बना था। और प्रति सरकार बना था महाराष्ट्र के सतारा में। ठीक है, तो प्रजामंडल क्या है? तो उड़ीसा के तालचेर में प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट, जातीय सरकार। जातीय सरकार कहाँ बना था? तो तामलुक, बंगाल में। बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार स्थापित की गई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मजबूत समानांतर सरकार थी। इसने स्थानीय प्रशासन के कई कार्यों को संभाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट है रैती सरकार। रैती सरकार रैती सरकार खेड़ा में नहीं थी, बल्कि यह बारदोली गुजरात में थी। तो ये गुजरात में ही, बल्कि ये खेड़ा में नहीं, ये गुजरात में थी। गुजरात की बारदोली में थी, स्थापित की गई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान रैती सरकार का गठन हुआ था। उसी टाइम पे हुआ था 1928 में। यह सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। वहीं खेड़ा सत्याग्रह 1918 भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह रैती सरकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 में हरिपुरा और वर्ष 1939 में त्रिपुरी, ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी, 38 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दो बार बने हैं सुभाष चंद्र बोस, एक तो पहला 1938 में कहा हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरी। ठीक है, वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की इन्होंने। वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। उन्हें नेताजी उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय ने दी थी। नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो जर्मन विदेश मंत्रालय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो यह भी मैंने बताया कि जर्मनी में इस चीज को जोड़ा गया था। जर्मनी में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत में एक बड़ा झटका लगा है? किसने पहुंचाया था? तो यह है आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। और आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान। देखिए, आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये हुई थी 1942 में। व्यवहारिक रूप से सैन्य का इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा जुलाई 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था तथा जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि केपी के मेनन निधाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया।
बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है और इसे ही हिंदी में हम आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, मतलब नाम से जानते हैं। तो आजाद हिंद फौज कुछ नहीं है, ये इंडियन नेशनल आर्मी ही है। इसको हिंदी में ये आजाद हिंद फौज कहा जाता है। और जब पहले कौन थी? मोहन सिंह के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता संभाली तो उसके बाद इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की? तो ये थे जनरल मोहन सिंह। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह। नेक्स्ट, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो ये थे डॉक्टर मोहन सिंह। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो वो कौन थे? भूला भाई देसाई। तो दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश जो हुए थे वकील, वो थे भूला भाई देसाई। 1945 से 46 में ये चीज हुआ था। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो ये सिंगापुर में हुई थी। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में सम्मिलित 3 भाग थे। पहला फेडरेटेड मलय स्टेट, दूसरा अनफेडरेटेड मलय स्टेट और तीसरा स्ट्रेट्स सेटलमेंट। तृतीय यानी स्ट्रेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। तो पहला है मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। तो पहला क्या था? मलक्का, जो कि वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। दूसरा था डिडिंग, जो वर्तमान में नाम है इसका मानजुंग, वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है ये, जिसका नाम है मानजुंग। फिर तीसरा है पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। और फिर चौथा है सिंगापुर, अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। तो 16 अक्टूबर 1963 को मलेशिया का अंग बना और 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। नेक्स्ट, 1943 में आजाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई, तो ये सिंगापुर में आई थी। आजाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई थी कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की इस अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो ये 9 देश थे जिन्होंने मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद की अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के 9 देशों ने मान्यता दी थी। तो ये देश मुख्यतः थे धुरी शक्तियां, एक्सेस पावर और जापान द्वारा समर्थित शासन थे। तो मान्यता देने वाले देशों की सूची इस प्रकार है। पहला कौन था? जापान। फिर जर्मनी यानी कि नाजी शासन। तीसरा इटली, मुसोलिन की फांसीवादी सरकार। चौथा थाईलैंड। पांचवा बर्मा, जापान समर्थित सरकार थी। और छठा क्या था? फिलीपींस, और जापान द्वारा प्रायोजित दूसरा गणराज्य था फिलीपींस। फिर मंचुकुओ यानी कि मंचूरिया, चीन में जापानी कठपुतली सरकार थी। और 8वां है वांग जिंगबेई शासन, नानजिंग, चीन में जापानी कठपुतली सरकार थी। तथा 9वां क्या था? क्रोएशिया, धुरी राज्यों द्वारा समर्थित कठपुतली सरकार। कुछ स्रोतों में स्लोवाकिया या अन्य धुरी संबंध राज्यों का उल्लेख हो सकता है, लेकिन व्यापक रूप से स्वीकृत राज्यों की संख्या 9 ही है। हालांकि ये मान्यताएं प्रतीकात्मक थी। नेक्स्ट,
देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी। इसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता था। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये थे शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। तो क्या नाम दिया था? देख लेते हैं। तो आंसर है स्वराज। आंसर है स्वराज द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा निकोबार द्वीप को नाम दिया गया था स्वराज द्वीप। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। आजाद हिंद फौज के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया तथा अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार अंडमान द्वीप का नाम क्या था? शहीद और निकोबार द्वीप का नाम था स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़ा नहीं है? तो वो कौन है? वो है एसए डांगे। बाकी सब जुड़े हुए हैं। प्रेम सिंह सहगल, जनरल मोहन सिंह और शहनवाज खान, ये तीनों ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह का संबंध आजाद हिंद फौज से है, जबकि श्रीपद अमृत डांगे एसए डांगे का संबंध भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से है, न कि आजाद हिंद फौज से। अतः ए जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1946। रॉयल इंडियन नेवी RIN विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है वर्ष 1946 में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों यानी कि नाविकों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वे थे कौन थे? वे थे जवाहरलाल नेहरू। मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। तो उसमें निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी इस योजना के पक्ष में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, यानी कि केवल 2। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ठीक है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था और एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन 1946 जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा 2 अन्य सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे सर P लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत आया था तो भारत में कब आया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 24 मार्च 1946 जो कि इसमें है ही नहीं, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस
भारत सचिव थे ये, और तथा अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन था? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड, क्योंकि सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, तीनों ही थे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ये बेबल नहीं थे। स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, बेबल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ये भी थे, ये भी थे, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन तो है ही, जे एंड्रूज नहीं थे। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? तो ये थे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 का कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड बेबल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे लियाकत अली खान। पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास तथा विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बातें किसने की? तो ये की थी सरदार पटेल ने। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग की बात हो रही है, तो ये थे जगजीवन राम। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। सैयद अली जाहिर को विद्युत विभाग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देसी रियासतों, राज्य विभाग, गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त 1946 को की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू एवं मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही के तहत नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो यह है जून 1948। 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उन्होंने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया जाए, जो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वह जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये है 16 जुलाई 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। तत्पश्चात विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो ये है सिरिल रेडक्लिफ। जून 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोगों बंगाल और पंजाब का गठन हुआ था। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये है सरदार पटेल। माउंटबेटन ने घोषणा की कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए अस्तित्व में आए 2 देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाली देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगा। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो वो थे मौलाना हसरत मोहानी। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जेपी कृपलानी। भारत विभाजन सत्ता हस्तांतरित के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी जेबी कृपलानी ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो ये थी लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 के विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? तो वो थे राजगोपालाचारी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। क्वेश्चन, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये ईस्वी सन 1773। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब किया गया था? 1773। नेक्स्ट, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें
प्रावधानित था कि नियुक्तियां अप्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? तो ये पारित किए गए थे मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1835, 1867, 1878 और 1908। सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। इसके पश्चात प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। वायसराय लॉर्ड लिंटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो आंसर है इसका बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम में भारत में प्रत्येक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना, इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी, यानी कि नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, क्या विषय था इसका? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये कौन सा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद।
नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो ये बताया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को सुभाष चंद्र बोस ने गुलामी का चार्टर बताया। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त की? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलस्वरूप आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, बाकी सब है। बाकी कौन कौन सा? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता और भारत के संघ का प्रस्ताव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए 70 बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। एक्सप्लेनेशन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थे, परंतु 1935 के अधिनियम के मूल्यांकन का प्रभाव इसमें नहीं था। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन आदि के प्रावधान भी किए गए थे। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो कब चुना गया था? तो ये थे दिसंबर 1946। ये 11 दिसंबर था, 11 दिसंबर 1946 वो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये था 1786 का एक्ट। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषदों के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1784। देख लेते हैं। हाँ, 1784 में ये पारित हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान क्या थे? तो कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया था और नागरिक और सैन्य अधिकारों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टस। सर लियोनिल कार्टस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उन्हें द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे लॉर्ड जॉर्ज। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। वे वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड यूके के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्देमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये था द्वैध प्रणाली। मुद्देमन समिति की नियुक्ति वर्ष 1924 में अलेक्जेंडर मुद्देमन के नेतृत्व में हुई थी। इस समिति को भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैध शासन के मुद्दों पर चर्चा व जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सदस्यों के अलावा इसमें 4 भारतीय सदस्य भी थे। शिव स्वामी अय्यर, आर.पी. परांजपे, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1925 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक इतिहास विविध। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे सही पूछा जा रहा है। तो आंसर है इसका ए। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
8 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वर्ष 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम की सत्ता संभाली थी। इस प्रकार उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से सही पूछ रहा है, तो ये है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये भी सही है। आधुनिक शिक्षा का इन्हें जनक कहा जाता था। देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए, ये भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन जो है वो डी हो जाता है राइट आंसर। देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, ये सही है। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, उन्हें आधुनिक शिक्षा का नहीं, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, इसलिए डी आंसर है सही। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। तो किसने प्रेरित किया था? तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा यानी कि बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, भाईचारा का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो ये थे जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वही अंग्रेजी शिक्षा तथा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने किया। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और उसके विरोध में 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था? ये कहा था टीबी मैकाले ने। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त में तो भारतीय हो पर विचारों, रुचि एवं बुद्धि में अंग्रेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही पूछ रहा है, तो आंसर इसका सी सही है, 1 और 3, यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जो कि सही है। 1908 में कांग्रेस का फूट, जी नहीं, 1908 नहीं होगा, ये 1907 होगा, ठीक है। और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, ये भी सही है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाता है। देखते हैं आगे। बंगाल विभाजन 1905 में तथा रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। कांग्रेस विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसलिए 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो ये संथाल विद्रोह जो है ये सबसे पहले हुई थी। ये कब हुआ था? 1855 टू 56। और ये बिरसा मुंडा कब हुआ था? ये 1899 टू 1900 आई थिंक। और ये ताना भगत शायद 1914 में हुआ था। देख लेते हैं इसका आंसर। हाँ, तो संथाल विद्रोह 1855 टू 56 में हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 टू 1900 में हुआ था और ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ था। इसलिए आंसर ए सही है, क्योंकि पूछा गया था कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खां अब्दुल गफार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये है रेड शर्ट्स। खां अब्दुल गफार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक। खुदाई खिदमतगार का अर्थ क्या है? ईश्वर के सेवक। तो खुदाई खिदमतगार के स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे, जिस कारण खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खां को फरब ए अफगान की उपाधि दी। लाल कुर्ती दल ने क्या किया? तो ये गफ्फार खां को फरब ए अफगान की उपाधि दी। इन्होंने पख्तून नामक एक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली। जो बाद में 10 रोजा नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो 10 रोजा नाम से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम पे। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार यानी कि लगातार अगर बोला जाए तो क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना वर्ष था 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये है जोरावर सिंह। कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेना नायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 और 1841 ईस्वी के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। वे 1841 ईस्वी में पश्चिम तिब्बती अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो कब किया गया था? 1877 में। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिंटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए व्यय किए, विशेषकर उस समय जब लोग भूखों मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? सही पूछ रहा है, तो देखते हैं आंसर। इसका आंसर है ए 1, 4 एंड 5। तो 1 देखते हैं, 1, 4 एंड 5। तो 1 क्या है? लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, सही है। फिर दूसरा क्या है? हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था, नहीं, ये 5 दिन तक चला था, 5 डेज। ठीक है। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किया था, तो नहीं, ये 26 अक्टूबर, आई थिंक 26 अक्टूबर शायद हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। ठीक है। और शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, पता नहीं, देखते नीचे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो ये दोनों सही बताया जा रहा है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। मेड लाइक अली हैदराबाद के निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, निजाम के शासनकाल में हैदराबाद के आखिरी प्रधानमंत्री, तो सही है वो स्टेटमेंट। हैदराबाद के भारत में सम्मेलन हेतु ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जो कि सही है। सितंबर 1948 में 5 दिनों की अवधि का था, नहीं, वहां पे 48 घंटे था, तो ये 5 दिन, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो जाता। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे, जो कि सही, ये सही है, वो स्टेटमेंट गलत था, डेट गलत था उसका। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये भी सही है। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही है। इस प्रकार ये जो 1, 4 और 5 जो स्टेटमेंट है, ये सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये आंसर जो है वो ई है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया, उन्होंने लुई फिशर को अपने साक्षात्कार में कही थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। फिर सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। खेड़ा 1918 में। फिर मिंटो मार्ले 1909 में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कलानुक्रमिक क्रम, पहले तो हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1, फिर 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। आंसर है, हाँ, आंसर है सी। सूरत विभाजन 1907, मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार 1909, होम रूल आंदोलन 1916, फिर खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, गरीबों में भी जो सबसे गरीब है उनकी सहायता, तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य वही है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के
आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई? राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई? तो ये है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद, जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिकता पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद हृदय व आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये है बिहार उड़ीसा। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार तथा उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने इस प्रश्नगत कथन को कहा था, स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बोल रहा है। तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था? नहीं, ये चौरी चौरा कांड के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, 4 फरवरी 1922 में हुआ था। उसके बाद तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी कि यही सही आंसर है। बाकी देखते हैं, चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये सही है और ये सही है। और आंसर क्या है? ए। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर ए है। हाँ, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा, 4 फरवरी को जो ये चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद ये 12 फरवरी को फिर निर्णय लिया गया, कहाँ पे? बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसी में। फिर उसके बाद 10 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? आंसर है इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विकल्प गतिक सभी कथनों में 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत की राष्ट्रीय भावना को पैदा करने की सहायता दी। देखते क्या क्या है इसका ऑप्शन। तीनों ही स्टेटमेंट को सही बताया जा रहा है। ए स्टेटमेंट है, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह किया। ठीक है। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। ठीक है। और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने को आग्रह किया गया। यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ऐसे इस तरह से मदद की उनकी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये व्यवस्थित करना, इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, ए, डी, सी। बी, ए, डी, सी। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका। पहले तो आएगा डांडी मार्च 1930 में, फिर साइमन आयोग गठन हुआ था 1927 में, फिर पूना समझौता हुआ था 1932 में, गांधी एडवन समझौता हुआ था 1931 में। यानी कि ए हो गया ये, और फिर बी हो गया, ए नहीं सॉरी, पहले तो ये आंसर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा फिर ए, फिर उसके बाद फिर फिर डी, फिर हो जाएगा सी। ठीक है, बी, ए, डी और सी।
यहाँ से बी से ए फिर डी फिर सी, इसीलिए विकल्प बी जो है वो सही है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये किसने लिखा है पूछा जा रहा है, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। तो ये शब्द किसने लिखे, ये शब्द लिखे थे एस गोपाल ने। फिर से पढ़ते स्टेटमेंट। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। तो यह कथन स्टेटमेंट जो है एस गोपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो ये है रॉबर्ट मोंटगोमरी। रॉबर्ट मोंटगोमरी नामक ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो आंसर है ए। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के व्यापार संतुलन को किस तरह से प्रभावित किया गया? तो निर्यातों में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 18 तक चला। इसने विश्व के साथ भारत के व्यापार संतुलन को भी प्रभावित किया। इस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निर्यात में कमी के कारण भारत को व्यापार में घाटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो ये क्या था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन वर्ष 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य सहयोगियों ने भी इस पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1908 में। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन वर्ष 1908 में पटना में किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आंसर बी इज राइट आंसर। कांग्रेस मिशन का आगमन जो था इन चारों में सबसे पहले हुआ था। देखिए, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का आगमन, तो क्रिप्स मिशन का आगमन जो है मार्च 1942 में हुआ था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में हुआ। फिर गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन हुआ था अक्टूबर 1943 में। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था वर्ष 1946 में। दी गई घटनाओं में सर्वप्रथम स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन किया गया था। क्रिप्स मिशन का आगमन था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है, जगह का नाम दिया गया है और वो किस स्टेट में है वो बताना है। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, बारदोली बारदोली गुजरात में है, ठीक है, यरवदा महाराष्ट्र और नुआखली पश्चिम बंगाल। देखते हैं सही है कि नहीं। आंसर इसका सी है। सी आंसर है। ए का टू ठीक है, ए का 2 ठीक है, बी का 4, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश ये भी ठीक है, सी का 1 यरवदा महाराष्ट्र ठीक है, डी का 3 नुआखली पश्चिम बंगाल ये भी ठीक है। चलिए, बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है, चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 में हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया जिसमें 22 या 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है, नुआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए। नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अरुणा आसफ अली है।
अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिलाएं संगठनकर्त्री थी। अरुणा आसफ अली भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। वर्ष 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को रूस की यात्रा की। वर्ष 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी, फिर पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह इन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये है अमहरा गांव से थे। रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे। वे बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो यह है गुटनिरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति और निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। ध्यातव्य है कि सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर में हुआ था 1961 में, और कहां हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किस वर्चस्वशाली जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट नहीं थी? यानी कि पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता मिलने के पहले बिहार में कौन सी ऐसी कास्ट थी जो कि डोमिनेंट कास्ट नहीं थी उस टाइम पे और बाकी सब थी। तो इसका आंसर क्या है? डी, यानी कि कुर्मी स्वतंत्रता पहले यानी स्वतंत्रता के पहले ये डोमिनेंट कास्ट के रूप में नहीं थी। इसको छोड़कर बाकी जितनी भी तीनों हैं, भूमिहार, कायस्थ और राजपूत, ये तीनों डोमिनेंट कास्ट में आती थी स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थी, डोमिनेंट कास्ट थी, जबकि कुर्मी जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। नेक्स्ट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या है? क्या कॉमन चीजें हैं इन चारों के बीच? तो आंसर है ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। ये चीजें इन चारों के बीच में कॉमन है। कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले और चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रयूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वे वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों और पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया और एल्डस हेक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? तो ये उन्होंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। रजनी पामदत्त ने उपयुक्त वक्तव्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दिया था। नेक्स्ट, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो ये की थी सरदार पटेल ने। प्रश्नगत कथन सरदार पटेल ने वर्ष 1946 में बिहार में मुस्लिम लीग द्वारा कराए जा रहे दंगों के संदर्भ में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो ये उठाया था मौलाना हसरत मोहानी। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना है। निसंदेह
बिहार के बंगाल से पृथककरण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल है। हाँ। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा को, मतलब संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को। और वहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखते हैं आंसर इसका। तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अगस्त 1923 में संपन्न अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसका आयोजन बनारस यानी वाराणसी में हुआ था। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी सम्मिलित थे। इसमें मुस्लिम्स नहीं थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? यहाँ पे सही पूछा जा रहा है। तो ये है सियादास को देशबंधु की उपाधि मिली थी। ठीक है। और विनोबा भावे, ऑप्शन ए क्या है? तो विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही जी नहीं, ये द्वितीय नहीं थे, ये पहले थे। फर्स्ट थे और द्वितीय कौन थे? जवाहर लाल नेहरू। और विलियम बेडरबन 1907 के कांग्रेस सभापति थे। 1907 के नहीं थे, आई थिंक 1889, आई थिंक। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और नेक्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। वैसे आंसर इसका बी होगा क्योंकि सही पूछ रहा है, तो सही स्टेटमेंट सही हो गया, सियार दास और देशबंधु। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था। और तीसरे कौन थे? थर्ड थे ब्रह्मदत्त। ठीक है। चित्तरंजन दास यानी सियार दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। वर्ष 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जबकि विलियम बेडरबन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 1889 और 1910 में चुने गए थे। 1889 और 1910 में चुने गए थे। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कब की थी उन्होंने? तो 1905 में कृष्ण वर्मा ने किया था इंडिया हाउस लंदन में, ना कि पेरिस में। यहाँ पे पेरिस गलत होगा, यहाँ पे लंदन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए वर्ष 1950 में स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटीज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच में सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो ये है पंचशील समझौता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु यह समझौता असफल रहा और भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1861 में ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, और सूची 1 में है क्या? तो संगठन है, और सूची 2 में क्या है? मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। तो देख लेते हैं इसका आंसर डायरेक्ट। आंसर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 का बी। तो स्वदेशी सेवक होम
स्वदेशी सेवक होम रंगून इसका मुख्यालय है, और यूनाइटेड इंडिया हाउस का जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय वैंकूवर है, और आईएनए या आजाद हिंद फौज का मुख्यालय जो है सियाटल है। इसका सही स्पेलिंग कर देते हैं। इसमें एज इट इज मुख्यालय को उतार दिया गया है। फिर से यहाँ मिला लेते हैं। स्वदेशी सेवक होम कहाँ था? रंगून। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इनका यूनाइटेड इंडियन हाउस कहाँ था? आईएनए आजाद हिंद फौज, ये कहाँ था? सियाटल। और युगांतर आश्रम का वैंकूवर था, और यूनाइटेड इंडिया हाउस का था सैन फ्रांसिस्को। देखते हैं, यूनाइटेड इंडियन हाउस सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर एंड उसके संपादक, कि उसका संपादक किसने किया था। तो ये देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी। ये इसका राइट आंसर है। तो फ्री हिंदुस्तान के संपादक थे तारकनाथ दास। इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और बंगाली के संपादक थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को भी ऐसे ही मिलाना है। तो इसमें है राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये है संस्थापक। इसके संस्थापक कौन थे? तो उसको देखते हैं। आंसर इसका बी इसका राइट आंसर है। वन का बी, टू का सी, थ्री का डी एंड फोर का ए। तो खाकसार का क्या है? खाकसार के संस्थापक कौन है? तो इनायतुल्लाह मशरिकी। फिर सोशलिस्ट पार्टी जो राजनीतिक संगठन है, इसके संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? बी.आर. अम्बेडकर। और फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं सुभाष चंद्र बोस। इसे भी देख लेते हैं। खाकसार के इनायतुल्लाह मशरिकी, फिर सोशलिस्ट पार्टी के हैं जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के हैं बी.आर. अम्बेडकर, और फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। देखिए, 70 बीपीएससी प्री में पूछा गया रिसेंट का क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर भी कहा जाता था, तो मूल शंकर भी उनका नाम था। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1807 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित, यानी कि उनके जो व्यूज हैं, उनके जो विचार हैं, वो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने वर्णित किया हुआ है। अन्य रचनाएं उनकी क्या क्या है? तो पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, और पंच महायज्ञ विधि, और बल्लभाचार्य मत खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ये है गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडली जेल में ही की थी। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तुहफत उल मुवाहिदीन है। जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। परंतु 1815 ईस्वी में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। अतः आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो त्रुटिपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर है वो तुहफत उल मुवाहिदीन है, और आयोग ने इसका सही आंसर वेदांत ग्रंथ को माना है, जो कि गलत है। इस तरह का भी प्रश्न कभी आता है तो वो आयोग द्वारा स्वतः ही निरस्त कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। और
हाँ, तो ये इस तरह का प्रश्न वैसे तो कभी पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाता है तो वो डिलीट हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। माइकल मधुसूदन दत्त। दीनबंधु मित्र के बांग्ला नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन 1859 टू 60 का उल्लेख किया गया है तथा किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया है। इस बांग्ला नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो ये था दी बिहार हेराल्ड। दी बिहार हेराल्ड। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1874 टू 75 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो थे गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। कौन सा समाचार पत्र? तो दी बिहार हेराल्ड। था कौन सा ये? तो ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था जो कि 1874 टू 75 में शुरू किया गया था। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयास से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने सितंबर 1856 में एक उर्दू अखबार अखबार बिहार के प्रकाशन शुरू करने की पहल की। नेक्स्ट, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। तो किस चीज के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी? तो ये है ऑप्शन ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था उस पर इस पर प्रकाश डाला गया था। वर्ष 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये है दादा भाई नौरोजी। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? नहीं पूछा है कि कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो आंसर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा जितने भी न्यूज़पेपर है वो राष्ट्रवादी थे, द हिंदू, बंगाली और दी महारथा। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी महारथा समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो ये है अमृत बाजार पत्रिका। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृति के प्रचार के लिए उभरे सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र थे सुधारक, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान, मातृभूमि आदि। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? नहीं पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी न्यूज़पेपर थी जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। आंसर है इसका डी, यंग इंडिया। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये निकाली गई पत्रिका थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। ये संस्था थी। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला। अच्छा, इसी सोहन सिंह भाकना ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन संस्था का स्थापना किया था, इसी संस्था ने जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट है, इसी संस्था ने गदर नाम का एक अखबार न्यूज़पेपर निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। इसी वजह से गदर जो न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला था, इसी वजह से इस जो संस्था थी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसका भी नाम गदर पार्टी पड़ गया था। युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी, लेकिन यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका थी जो कि उससे क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियार्ट का संपादक कौन था? तो हिंदू पैट्रियार्ट का संपादक कौन था? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता से प्रकाशित होने वाले हिंदू पैट्रियार्ट का प्रारंभ 1853 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष के संपादकत्व में हुआ था तथा 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो ये क्या था? मजहरुल हक ने। मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका, ये वीकली
न्यूज़पेपर था, तो वीकली पेपर था ये। उसको प्रकाशन पटना में किया गया था, सदाकत आश्रम में किया गया था। और जो भी पटना में रहने वाले उनको ये पता होगा जगह। तो सदाकत आश्रम से मौलाना मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो ये लिखी थी सियादास ने, इंडिया फॉर इंडियंस। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चितरंजन दास सियादास थे, जिन्हें दीनबंधु भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का और एनी बेसेंट ने कॉमन वील तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये है अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद का जो पत्रिका है वो है अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जबकि जमींदार एवं द कॉमरेड की रचना क्रमशः सिराजुद्दीन और मौलाना मोहम्मद अली द्वारा की गई है। जमींदार किसके द्वारा की गई है? सिराजुद्दीन के द्वारा। और द कॉमरेड किसके द्वारा की गई है? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। नेक्स्ट है, नाउ और नेवर पैम्फलेट। पैम्फलेट किसने लिखा? तो ये लिखा है रहमत अली ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में, जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से की गई थी, और वो है पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो, के से कश्मीर और एस से सिंध और टान से बलूचिस्तान पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो ये लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। इसमें उन्होंने मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो ये है जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू की स्थापना 1878 ईस्वी में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में की थी। यह अखबार 1878 ईस्वी में साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ और 1889 ईस्वी में दैनिक अखबार के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि पहले ये वीकली निकलता था न्यूज़पेपर, उसके बाद जो है ये रेगुलर बेसिस पे पर डे निकलने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 अंकित नामों का स्तंभ 2 से सुमेल करना है। तो पहले जो स्तंभ में है वो पुस्तक है यानी बुक है, और दूसरे में क्या है? ऑथर है, बुक्स एंड ऑथर। तो मिलाते हैं, देखते हैं आंसर इसका सी है। 1 का ए, 2 का ई, 2 का ई है, सॉरी, 2 का क्या है? ई। 3 का एफ, 3 का एफ है, 4 का सी, 5 का बी, 5 का बी। तो क्या है इसका? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद इसके लेखक हैं। और फिर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इंडिया की बात करेगा तो ताराचंद हो जाएंगे, और बिहार की अगर बात करेगा तो ये हो जाएंगे कौन? के दत्ता। ठीक है। फिर तीसरे हैं आनंद मठ। आनंद मठ किनका है? तो इनके ऑथर है बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राममोहन राय के द्वारा। और अवर इंडियन मुसलमान ये किनके द्वारा था? तो डब्ल्यू हंटर के द्वारा। देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह 1763 to 1800 पर आधारित है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। अवर इंडियन मुस्लिम्स डब्ल्यू हंटर की रचना है। एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये है वैलेंटाइन शिरोल।
वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास है, पहला नोवेल था उनका। और इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राजसिंह, प्रवृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो ये है इंडियन नेशन। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा के कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये है श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्त पार्षद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये है आनंद मठ। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं, सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी आदि। चलिए नेक्स्ट, राजनीति रत्नाकर का लेखक है कौन है? चंदेश्वर। मिथिला के चंदेश्वर ने राजनीति रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। A gallery of rascal, my favorite tales of Roch और Rapscallions us never do wells नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ये है रामास्वामी नायकर पेरियार। रामास्वामी नायकर पेरियार 73 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से में प्रचार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। लेखकों की सूची 1 को 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड में उत्तर चुनें। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका सी आंसर है इसका। ए का 1, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3। वीडी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 के बारे में वीडी सावरकर जी का कहना है कि यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन का कहना है कि 1857 उन्होंने ऐसे पुस्तक लिखा। और एरिक स्टोकस किसान और राज, और एसबी चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। उन्होंने इन सभी ने एक कोड दिया है 1857 की पुस्तकों। ये सब पुस्तक है और उसका कोड है, ठीक है। देखते नीचे, सही से मदद कीजिए। तो इन लोगों ने बुक लिखा है अपना। तो वीडी सावरकर ने किस नाम से लिखा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एसएन सेन ने 1857 यानी कि 1757, और एरिक स्टॉक ने किसान और राज, द पीजेंट एंड द राज। एसबी चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह यानी सिविल रेबेलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज। नेक्स्ट टॉपिक है कला एवं संस्कृति। तो ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था?
तो ये है अविंद्रनाथ टैगोर। भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे द्वारा 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है भारत माता। नेक्स्ट है विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो एक पहले तो एक राज्य दिया गया है और उसमें परफॉर्म होने वाला एक लोकप्रिय नृत्य दिया गया है, डांस दिया गया है। तो कौन सा डांस किस राज्य में होता है ये देखेंगे। इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका सी 2143 2143। तो आंध्र प्रदेश का जो डांस है वो बुर्रा है और असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नट्टी और राजस्थान का घूमर। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, तो उसका फोक डांस के बारे में बात हो रही है। तो आंध्र प्रदेश का है बुर्रा, असम का है बिहू, हिमाचल प्रदेश का नट्टी और राजस्थान का है घूमर। निम्न में से कौन सही है? यहाँ पे सही पूछ रहा है। तो ये है हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं और अल्लाह रखा खां जो है वो तबला वादक है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो तबला वादक हैं और ये बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया और ये जो है ये सहनाई वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थडिग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये है म्यांमार। थडिग्यूट महोत्सव का आयोजन म्यांमार में किया जाता है। इस त्योहार को म्यांमार में प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। यह त्योहार म्यांमार के थिंगयान त्योहार के पश्चात दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। ध्यातव्य है कि यह त्योहार 3 दिन तक चलता है, जिसमें पूर्णिमा के एक दिन पूर्व का दिन, पूर्णिमा का दिन और पूर्णिमा के एक दिन पश्चात का दिन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मारक और राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही कौन सा है? ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? हरियाणा में। और चित्रदुर्ग किला कहाँ पे है? कर्नाटक में। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जनपद के थानसेर में स्थित है, और जबकि चित्रदुर्ग का किला कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाराबत्ती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? बाराबत्ती किला, तो देखते हैं। आंसर है डी, ओडिशा। बाराबत्ती किला भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस किले का निर्माण गंगवंशी राजाओं द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यह उड़ीसा के कटक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? पारंपरिक खेल है और सूची 2 में राज्य जहां वे खेले जाते हैं। तो इसके बारे में देखना है। आंसर बी सही है। आंसर बी जो है इसका राइट आंसर है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। तो कलारी पैटू कहाँ खेले जाते हैं? ये केरल में खेले जाते हैं। ये पारंपरिक खेल है वहां का। तीरंदाजी कहाँ का पारंपरिक खेल है? तो मणिपुर का। जलीकट्टू है तमिलनाडु का और मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का। देखिए, कलारी पैटू केरल, तीरंदाजी मणिपुर, जलीकट्टू तमिलनाडु और मलखम्ब जो है ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राज्य युग्म सही है? तो इसका आंसर है सी 1 और 2 दोनों। तो मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात में मोढेरा नाम का स्टेडियम भी है और जगह भी है ये। बानेश्वर मेला राजस्थान, ये दोनों ही वहां का त्योहार है। मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है ये गुजरात में है और बानेश्वर मेला जो है ये राजस्थान में लगता है। दोनों युग्म सम्मिलित है, इसलिए सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर इसमें से पूछ रहा है कि सही कथन क्या है। सही कथन है बी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, पहले 1 देखते हैं। 1 इसका सही है। तो यह देश में मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में
बातें लिखी गई हैं, पता करना है कि कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 जो है वो सही है, तो एक देख लेते हैं। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है, यानी कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक नृत्य फेमस उसका ये फेस्टिवल है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। महाभारत, राधा कृष्ण, बल्ली मुखगा, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवंत किया जाता है। चौथा स्टेटमेंट है। पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बीपीएससी 2021 का जो डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के लिए पूछा गया था, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि कल्चर का जो कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे ही जाएंगे। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव भारत में उल्लेखनीय त्योहारों में से एक है जो पूरी तरह से देश की पारंपरिक ललित कलाओं को समर्पित है। यह महाबलीपुरम के 4 सप्ताह तक मनाया जाता है, अतः कथन 2 असत्य है। शेष सभी कथन जो है वो सत्य है। अच्छा, यहाँ पे दो, ये जो मैंने अभी पढ़ा, ये स्टेटमेंट 2 को ही सही करके बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। स्टेटमेंट 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है? तो ये है राजस्थान। उपयुक्त विकल्पों में गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। यह चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इस दिन लड़कियां व महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर देखते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर पूछ क्या रहा है इसमें कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही पूछ रहा है। आप ऐसे ही करेंगे, पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि सही नहीं पूछ रहा है या सही है पूछ रहा है। तो सही पूछ रहा है, इसका आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं कि होयसल शैली 1050 से 1300 ईस्वी कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई है और होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी एवं पट्टदकल के आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है होयसल कला के से संबंधित है, वो सही है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया ऊपर कि कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई है होयसल शैली, और जो कि 1050 से 1300 ईस्वी के बीच की है। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पट्टदकल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है, ये भी सही है। रही बात फोर्थ स्टेटमेंट की, तो होयसल मंदिर अलंकरण से युक्त है। अलंकरण में शेलखड़ी का प्रयोग अधिकता में किया गया है। शेलखड़ी पत्थर की अपेक्षा नरम होती है। शेलखड़ी जो है वो पत्थर की अपेक्षा नरम होती है, अतः कथन 4 जो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देख लेते हैं, उसको भी देख ही लेते हैं कि स्टेटमेंट 4 क्या है। स्टेटमेंट 4 क्या है कि वास्तुशिल्प योजना के अलावा होयसल शैली ने कुछ अधिक विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए अधिक सुविधाजनक रेतीले पत्थर के कारण क्लोरेटिक सिस्ट को त्याग दिया गया। नहीं, ये तो यहाँ पे आपको बता दिया गया कि सिलखड़ी का उपयोग किया गया था पत्थर की जगह पे, क्योंकि वो ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसके कंपैरिजन वो ज्यादा मुलायम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कथन जो है सही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इसका देखते हैं, आंसर डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 4 को छोड़कर सारी ही स्टेटमेंट सही है। तो केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षक भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड है। तो केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव जो है, पूरम उत्सव फेस्टिवल का मुख्य आकर्षक क्या है? तो भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड होती है। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है, ये भी सही है। और कार्तिक गई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो ये भी सही है। कार्तिक गई कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट क्या है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। तो ये पुष्कर मेला वहां जैसलमेर में नहीं लगता है। देखते हैं इसका आंसर। पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले में किया जाता है, ना कि जैसलमेर में। पुष्कर में ही प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि पूरे भारत में एक ही है शायद, और पुष्कर वहीं पे उनकी पूजा की जाती है। और पुष्कर जैन तीर्थों के लिए भी प्रसिद्ध है। बिहू असम में मनाया जाता है और पूरम उत्सव मुख्य आकर्षक हाथियों की परेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो ये है एकाम्बरेश्वरार मंदिर। एकाम्बरेश्वरार का जो मंदिर है वो काशीपुरम में स्थित है।
एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा करवाया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा कराया गया था। यानी कि अभी जो उसका वर्तमान स्वरूप है, अभी जो उस मंदिर का कंडीशन अभी हम देखने को मिलता है, उसका भी रिसेंट मतलब कब कराया गया था, तो वो भी पल्लवों के द्वारा ही कराया गया था 600 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो ये है मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा तो किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो सबसे पहले जो भारत का जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, उद्घाटन हुआ था, वो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में हुआ था। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों में शुरू हुआ और राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था जो तथा मालिकाना आधार पर चलाया जाता था। इसी के साथ लर्नर्स, आपका ये तीनों जो पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये तीसरा पार्ट है, तीसरा एंड लास्ट, थर्ड एंड लास्ट। यहीं पे आपका बीपीएससी जो पीवाईक्यू है, बीपीएससी पीवाईक्यू का क्वेश्चन सारा खत्म होता है और इसके बाद मैं आगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड एंड साइंस के जो भी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिहार स्पेशल्स के जो वीडियो हैं पीवाईक्यू, बीपीएससी पीवाईक्यू का घटना चक्र का, तो वो मैं लेकर आऊंगी और आप प्लीज टेंशन ना ले। मैं सारे आपके जो भी सेशन है, जो भी पीवाईक्यूज है, मैं पूरा करा दूंगी एग्जाम से पहले। इवन मैं सोच रही हूँ कि इसी जुलाई के एंड तक मैं कोशिश करूंगी कि इसे कर दूं और रेगुलर सेशन आएगा और मैं पूरा ही कंप्लीट कराऊंगी। तो आप टेंशन ना ले और आप इसको एंजॉय करें और अपने फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और जो भी मुझसे अगर मिस्टेक हो जाती है जाने अनजाने में, तो आप प्लीज उसे माफ कर दें और ठीक है। थैंक यू।